आदाब दोस्तों, मेरा नाम है तसनीफ़ हैदर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गज़ल ने पिछले 300-350 वर्षों में एक लंबा सफ़र तय किया है। पहले ये कसीदों का हिस्सा थी जो बादशाहों की तारीफ़ करके अपने लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर करवाने वाले शायर लिखा करते थे। तारीफ़ करना, उसके लिए लंबी चौड़ी भूमिका बांधना, बादशाहों का सिरे से परिचय लिखना और झूठी शान को बढ़ा चढ़ाकर चांद और सूरज से ज़्यादा चमकदार बनाकर पेश करना, ये सब करते करते बेचारा शायर थक जाता होगा। इसीलिए बीच में सुस्ताने के लिए कहीं बैठता और गज़ल के फाये अपनी छिली और रिश्ती हुई लहूलुहान ज़बान पर रखता होगा। इसी तरह गज़ल मसनवी का भी हिस्सा थी। मसनवी भी उर्दू शायरी में ईरान के रास्ते दाखिल हुई। फिरदौसी की मशहूर मसनवी शाहनामे को कौन नहीं जानता, जिसने कहा था, अजम जिंदा करदम बेदी पारसी, यानी मैंने अपनी शायरी से, अपनी फ़ारसी शायरी से अजम यानी पूरे ईरान को ज़िंदा कर दिया है। खैर, मसनवी में एक कहानी होती है जिसे शायर सिलसिलेवार हम काफ़िया अशार के ज़रिए लिखता है, जैसे कि ये शेर मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवी ज़हरेश के है। कल जहाँ पर था बुलबुलों का हुजूम, आज उस जा है आशियाने बूम, यानी कल जहाँ पर बहुत सारी बुलबुलें हुआ करती थी, वहाँ आज उल्लू ने डेरा बसा रखा है। बात कल की है, नौजवान थे जो, साहिबे नौबतो निशान थे जो, यानी जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थीं, आज खुद हैं न है मकां बाकी, नाम को भी नहीं निशान बाकी। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फ़कत नाम ही नाम बाकी है। रुस्तम और साम दोनों ही ईरानी दास्तान शाहनामे के किरदार थे, पहलवान थे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, यानी मौत से कौन बचा है। इस तरह के हम काफ़िया शेर कहते कहते भी अक्सर गज़ल की ज़रूरत पड़ती थी और शायर महबूब से बात करने के बहाने थोड़ी देर काफ़िए की क़ैद से बाहर आकर अंगड़ाई लेने के काबिल हो पाता था। कसीदे बादशाहों के साथ रुखसत हुए और मसनवियाँ मोहब्बतों के साथ। अब ना कोई इतनी लंबी मोहब्बत करता है, न शायरी में ऐसी लंबी लंबी मोहब्बत की दास्तानें लिखता है। अब लोग गज़लें कहते हैं, क्योंकि ये शायरी करने और सुनने या पढ़ने वालों के लिए भी एक आसान रास्ता है। मगर गज़ल हमेशा से ऐसी नहीं थी। ख़ास तौर से उर्दू में इसके कई नाम रखे गए। कभी इसे फ़ारसी कहा गया, कभी रेख्ता और कभी गज़ल। उर्दू के एक पुराने शायर कायम चांदपुरी, जो कि मीर तकी मीर के ज़माने के ही शायर हैं, उनका एक शेर है, कायम जो कहे हैं फ़ारसी यार, कायम जो कहे हैं फ़ारसी यार, उससे तो ये रेख्ता है बेहतर। रेख्ता सिर्फ उर्दू गज़ल का नाम नहीं था, बल्कि ये फ़ारसी, हिंदी और दूसरी मकामी ज़बानों को मिलाकर लिखी जाने वाली किसी भी शायराना सिन्फ़ या फ़ॉर्म के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ था। ऐसा लगता है जैसे ये नाम उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी दोनों के लिए मशहूर हुआ और फिर कई बरसों बाद इसे समझने समझाने की ज़रूरत पेश आई। मीर तकी मीर ने अपनी किताब निकातुश्शौरा में रेख्ता के बारे में लिखा कि एक ऐसी गज़ल जिसका एक मिसरा फ़ारसी का हो और एक मिसरा हिंदवी का, रेख्ता कहलाती है। मिसाल में उन्होंने अमीर खुसरो की गज़ल ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ पेश की। मगर जाहिर है कि मीर की बात गलत थी। इसमें दो मिसरे अलग अलग ज़बानों यानी फ़ारसी और हिंदवी में नहीं हैं, बल्कि एक ही मिसरे का आधा हिस्सा फ़ारसी में है और आधा हिंदवी में। मीर साहब की क्या बात है, आज तक ये बात तय नहीं हो पाई कि किस एक चीज़ को पहले रेख्ता का नाम दिया जाए, ज़बान को, हिंदवी और फ़ारसी की मिली जुली शायरी को, या गज़ल को। इसका ना कोई उसूल बना है, न बन सकता है, और इसलिए तीनों को ही रेख्ता कहना सही है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि गज़ल चूँकि दक्कन से दिल्ली तक पहुँची थी, इसलिए दक्कन की शायरी को दिल्ली की शायरी से अलग करके उसे गिरी पड़ी चीज़ साबित करने के लिए दिल्ली वालों ने अपनी गज़ल को गज़ल कहा और दक्कन वालों की गज़ल को रेख्ता, क्योंकि फ़ारसी में रेख्ता गिरी पड़ी चीज़ को भी कहा जाता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, मगर गज़ल के इतिहास का गैर जानिबदाराना अध्ययन इसे कई सबूतों की रोशनी में झूठ भी साबित करता है, जिसकी मिसाल में ख़ुद कायम चांदपुरी का वो शेर पेश किया जा सकता है जो अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ा।
वक्त गुजरा और गज़ल नए दौर में दाखिल हुई। कितने लोग जानते हैं कि एक ज़माने में गज़ल को बहुत महज़्ज़ब और शरीफ बनाने की कोशिश भी की गई। गालिब का वो दौर जिसमें दिल्ली और लखनऊ के बीच अलग अलग ज़बानों और मज़ामीन यानी विषयों की वजह से रस्साकशी जारी थी। हालांकि लखनऊ की गज़ल अपनी एक असाधारण या अलग पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि लखनऊ पर भी दिल्ली के उन शायरों का ख़ास असर रहा जो यहाँ से नादिर शाह के ज़माने में हिजरत करके अवध पहुँच गए थे। इसलिए लखनऊ के मशहूर गज़लगो शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश पर भी दिल्ली का असर साफ दिखाई देता है। शरीफ बनाने वाली बात उसके बाद की है, ख़ास तौर पर जब गज़ल पर अंग्रेज़ी तहजीब की छाप पड़ी। इंग्लिस्तानी लोग इरोटिक आर्ट या बातों के मामले में आज भी शर्मीले मशहूर हैं। उस ज़माने की बात ही क्या है, वो गज़ल की बेबाकी, महबूब के साथ खुलेआम जिस्म हवस की बातें देखकर बौखला गए। खैर, उन्होंने अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर जदीद गज़ल की बुनियाद डलवानी चाहिए। उसी ज़माने में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमे शेर व शायरी लिखी और उर्दू शायरी करने वालों को समझाने की कोशिश की कि भाइयों, गज़ल को नैतिकता के दायरे में लाइए, उसमें ऐसी खुली डली और नंगी या झूठी बातें न लिखिए। अंग्रेज़ों से शायरी सीखिए, वो कुदरती चीज़ों पर लिखते हैं, पेड़ों, फूलों, रंगों, बसंतों, बादलों पर। ये टॉपिक्स क्या कम है जो आप सिर्फ औरत से मोहब्बत की बातें किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उर्दू शायरी को अपनी एक नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम में संडास से भी बुरा कह दिया। ये बात बहुत बुरी सही और ये दौर बहुत अजीब सही, मगर इसने एक अच्छा काम किया, और वो ये कि उर्दू शायरी में नज़्म की बुनियाद डाली। यही वो दौर था, यानी 19वीं सदी का मध्यकाल, जिसमें बाकायदा ब्रिटिश सरकार की तरफ से स्पॉन्सर किए जाने वाले नज़्म के मुशायरे पंजाब में होने शुरू हुए। हालांकि उस दौर में गज़ल के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली इस मुहिम को बहुत से शायरों ने चैलेंज किया, जिनमें हसरत मोहानी का नाम ख़ास तौर पर शामिल है। लेकिन ख़ुद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी नई या जदीद गज़लों में जो शेर कहे, उन पर भी गज़ल की पुरानी रिवायत का असर साफ दिखाई देता रहा। जैसे कि उनका शेर है, गो जवानी में थी कजराई बहुत, पर जवानी हमको याद आई बहुत। इसलिए ये मुहिम तो हो गई नाकाम, लेकिन इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि गज़ल अब इस झगड़े से बाहर निकलकर एक नया अलामती निज़ाम या पदचिन्ह पैदा करने के लायक हो गई। अब दौर आया था प्रगतिवाद का। ऐसे में गज़ल, जिसका सर कुचल कर उसे महकूम या ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ बड़ा हथियार बनकर नमूदार हुई। गज़ल का फ़ायदा ये था कि उसके छोटे छोटे शेर डंक बनकर अंग्रेज़ सरकार के बड़े से शरीर में बगावत और गुस्से के जहर को दाखिल करने का हुनर जानते थे। अब गज़ल का पुराना रिवायती संगदिल और कातिल महबूब अपना चेहरा बदल कर अंग्रेज़ सरकार की शक्ल में ढल गया था। गज़ल के साथ आसानी ये थी कि वो इशारों में बात करती थी। उसके शायर पर साफ तौर पर कोई भी बगावत का इल्ज़ाम लगाया तो जा सकता था, मगर उसे सिद्ध करना आसान न था। यही काम गज़ल ने सरमायादारों या पूंजीवादियों के साथ भी किया। आज़ादी के बाद तो सन 60 या 65 तक इस छोटी सी गज़ल ने पूंजीवाद की बुनियाद ऐसे ही हिला रखी थी जैसे क्लासिकल गज़ल ने मुल्ला, शेख या वाइस की दुकान। अलीगढ़ तहरीक और प्रगतिवाद के दरमियान उर्दू को एक बड़ा शायर नसीब हुआ, जिसका नाम था इकबाल। कहा जा सकता है कि अगर नज़्म की बुनियाद मजबूत ना हुई होती तो इकबाल जैसा शायर उर्दू शायरी को नहीं मिल सकता था। इकबाल ने गज़लें भी कहीं, मगर उनकी असली पहचान उनकी नज़्मों की वजह से है। हालांकि वो अपनी इस्लामी विचारधारा का शिकार होकर आखिर तक उर्दू की सेकुलर शेरी रिवायत से काफ़ी दूर चले गए थे, मगर उनकी बहुत सी नज़में अपने अंदाज़ और अपनी शब्दावली की वजह से न सिर्फ अलग करार पाईं, बल्कि बेहद मशहूर हुईं। इकबाल की गज़ल पर भी उनकी नज़्म का असर साफ दिखाई देता है। हालांकि उनके कहे गए बहुत से शेर आज भी लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए,
न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। उर्दू शायरी में प्रगतिवाद की छाप इकबाल की शायरी से दिखाई देने लगी थी। उनकी नज़्म फरमान खुदा फरिश्तों से में ये गूंज साफ सुनाई देती है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। यानी अमीरों के जो महल हैं उनके दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोज़ी, यानी जिस खेत से किसान को रोज़ी नहीं मिल सकती, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो, उसके हर गेहूं के दाने को जला दो। खैर, प्रगतिवाद या तरक्की पसंदी का दौर आने के बाद उर्दू में बहुत से गज़ल के अच्छे शायर पैदा हुए, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। फैज़ की गज़ल में सियासी हालात के साथ इंसानी मोहब्बत और मजबूरियों का जो अक्स साथ साथ दिखाई देता है, उसने आम पढ़ने वाले को बदलते हुए दौर में आज़ादी के उस शराब का दीदार करवाया जिसे वो अंग्रेज़ों से छुटकारे की सूरत में पानी समझता आया था। फैज़ की गज़ल एक तरफ बीते हुए वक्त की अच्छी यादों को पढ़ने वाले पर नुमायाँ करती है, तो दूसरी तरफ आने वाले कल की नई गुलामियों के अंदेशों से भी दो चार कराती है। साथ ही साथ उस गज़ल की सबसे ख़ास बात यह है कि वो अपने दौर की युवा पीढ़ी के मसलों को बहुत नाजुक अंदाज में हंसते हंसते सीना खोलकर ज़ख्म दिखाने का सलीका सिखाती है। अपनी बातों के सबूत में यहाँ उनकी एक मशहूर गज़ल के ये 3 शेर पेश कर देना ही काफ़ी है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। लेकिन इस दौर के साथ गज़ल कहने वालों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। ये समस्या वक्ती से ज़्यादा एक भयानक ऐतिहासिक समस्या बनकर आज के पढ़ने वाले के सामने मौजूद है, और वो है विभाजन के बाद उर्दू शायरी के मंजरनामे पर उभरने वाले गज़ल के बहुत से अच्छे शायरों का टूटे हुए सितारों की तरह गिरकर वक्त के ब्लैक होल में चले जाना। हालांकि चमक सभी को उनकी दिखाई देती थी, मगर उन्हें बहुत हद तक नज़रअंदाज किया गया, और ये मसला विभाजन के बाद हिंदुस्तान में उर्दू गज़ल कहने वाले शायरों के साथ ख़ास तौर पर जुड़ा रहा। पाकिस्तान में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला और वहाँ के उर्दू अदब या साहित्य को एक अलग मनसूबाबंदी के साथ प्रमोट किया गया। इसलिए जितनी शोहरत नासिर काज़मी, अतील शिफाई, अहमद फराज और परवीन शाकिर के हिस्से में आई, उसका आधा हिस्सा भी मनचंदा बानी, आशुफ्ता चंगेज़ी, इरफान सिद्दीकी और ऐसे ही बहुत से शायरों के हिस्से में नहीं आया। यहाँ तक कि इन शायरों को उन अदबी मैगज़ीन्स निकालने वालों ने भी नज़रअंदाज किया जो अपने रिसालों की शोहरत के लिए पाकिस्तानी शायरों के कलाम के मोहताज रहते थे। अच्छा, ऐसे बहुत से पाकिस्तानी शायर भी थे जो ख़ुद को किसी भी तरह प्रमोट करने के लायक नहीं थे। इस वजह से उनका भी नुकसान हुआ और पढ़ने वालों का भी। इसीलिए सरवत हुसैन, सग़ीर मलाल, जमाल एहसानी, रईस फ़रोग़ वग़ैरह बहुत दिनों तक नए पढ़ने वालों की निगाहों से ओझल रहे। यहाँ तक कि जॉन इलिया को भी बहुत बाद में शोहरत मिली। हालांकि वो हिंदुस्तानी शायर जो फिल्मों से जुड़े रहे, उन्हें शोहरत तो मिली, मगर उनके फिल्मी गीतों ने उनकी संजीदा शेरी साख को बहुत नुकसान पहुँचाया, और गज़ल को तो ख़ास तौर पर। इसलिए शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे शायरों को लोगों ने पढ़ा कम और गाने वालों के ज़रिए ज़्यादा सुना। ये नुकसान भी कोई कम तो नहीं है। यहाँ मैं कुछ शायरों पर जानबूझकर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायरों से ज़्यादा गज़ल के सभी युगों को इस छोटे से वीडियो में समेटना मेरा मकसद है। बताता चलूँ कि ऐसा दौर भी आया जब उर्दू गज़ल को कड़ी निंदा और विरोध का सामना करना पड़ा। उर्दू के एक शायर अज़मतुल्लाह खां 1887 से 1927 ने तो यहाँ तक कहा कि उर्दू गज़ल की गर्दन बेखटके मार देनी चाहिए। हालांकि गज़ल का कत्ल तो मुमकिन नहीं था, मगर उर्दू के ऐसे प्रसिद्ध शायरों की कमी नहीं जिन्होंने या तो गज़ल कही ही नहीं या बहुत कम कही, या फिर उन्होंने अपनी पहचान गज़ल के बजाय नज़्म के ज़रिए बनाई।
जिनमें इकबाल, नून मीम राशिद, मीरा जी और अख्तरुल ईमान के नाम निसंकोच पेश किए जा सकते हैं। अब तो उर्दू में ऐसे शायरों की एक बड़ी संख्या है जो गज़ल या तो कहते ही नहीं या सिर्फ कभी कभार मुंह का मज़ा बदलने के लिए कहते हैं। आज की गज़ल के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, उस पर फिर किसी समय बात होगी। उम्मीद है कि गज़ल का ये छोटा सा तारुफ या परिचय आपको पसंद आया होगा। इसके ज़रिए आपने गज़ल के इतिहास को थोड़ा और करीब से जाना होगा। अगर आपको सच में कोई मदद मिली है और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, अदब को पसंद करने वाले, शायरी को पसंद करने वाले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।